Hello everyone, welcome you all to the online lectures of basic electrical engineering. In the last video हमने थ्री फेस इंडक्शन मोटर को कंप्लीट किया था, राइट? तो आज से हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है और वो नया टॉपिक जो हमारा रहेगा इस मॉड्यूल 4 चैप्टर का, दैट इज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स। ठीक है, दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन नाउ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर बात करें, इंडक्शन मोटर की बात करें और उसमें भी सिंगल फेस की बात करें, क्योंकि हम ऑलरेडी थ्री फेस मोटर्स को देख चुके हैं। थ्री फेस मोटर में हमने उसके एडवांटेजेस देखे कि क्यों हम थ्री फेस मोटर को यूज करते हैं। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने ये भी बताया था कि जब थ्री फेस की बात आती है तो हमेशा भी यूजुअली कंपेयर दिस थ्री फेस सिस्टम विद सिंगल फेस सिस्टम। तो वहां हमें दिखाई देता है कि थ्री फेस सिस्टम की जो भी मशीन्स और जो भी एप्लीकेशंस हैं वहां पर हमें एडवांटेज होता है जब हम थ्री फेस की मशीन्स को यूज करते हैं। बट सिंस सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स भी बहुत यूज होते हैं, तो क्या कारण है ऐसा कि हम थ्री फेस मोटर्स को यूज ना करते हुए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स को यूज करते हैं, राइट? तो इसमें जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स को यूज होने का, वो है इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, इकोनॉमी रीजन से हमारा यहाँ पर मतलब है कि हमें सबको पता है कि जो हाउस होल्ड एप्लीकेशन हैं या हाउस होल्ड हैं जो हम घरों में यूज करते हैं, ऑफिस में यूज करते हैं, राइट? वहां पर ज्यादातर सिंगल फेज सप्लाई होती है, थ्री फेज सप्लाई वहां पर नहीं होती है, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई लेने से हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो बिल हम पे करते हैं वो वहां पर बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब हम थ्री फेज की एप्लीकेशंस यूज करते हैं, उसके इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उससे रिलेटेड मशीन्स यूज करते हैं, तो वहां पर हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट भी एक्स्ट्रा देना पड़ता है, राइट? तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस, जो कि इकोनॉमी रीजंस है, तो सिंगल फेज सप्लाई होने की वजह से हम ज्यादातर सिंगल फेज मोटर्स को यूज करते हैं। कहाँ कहाँ पर? जैसे कि घरों में, ऑफिस में और कुछ ऐसे रूरल एरियाज ऑफ एप्लीकेशंस में जहां पर जो लोड है वो कम लोड है, जहां पर पावर रिक्वायरमेंट लेस है, जहां पर जो लोड बियर करना है मोटर के थ्रू वो भी कम है। तो इस तरह की एप्लीकेशंस में हम जनरली सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहां पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैंस में देख सकते हैं, जो सीलिंग फैंस हम यूज करते हैं सब घरों में, ऑफिसेज में, वहां सब में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है। रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स, सम किचन एप्लीकेशंस, टूल्स, ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, स्मॉल फार्मिंग एप्लीकेशंस, तो ये सारी जो एप्लीकेशंस हैं, इन सभी एप्लीकेशन में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज पाया जाता है, राइट? और ज्यादातर कुछ ऐसे लोड जहां पर रेटिंग लगभग 500 वॉट हो, 500 वॉट या 500 वॉट से कम हो, दिस इज वेरी स्मॉल पावर rating. So when we have some application where the load is up to 500 volt, so usually we prefer to use single phase induction motor because of their constructional features. क्योंकि अगर आप सेम लोड के लिए थ्री फेस इंडक्शन मोटर को यूज करेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट वाइज आपका थ्री फेस का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। तो that is why single phase induction motors we use in low power applications for economy purpose, and its construction is suitable for these small power applications, and these motors are also easily can be repairable, right? आसानी से हम इनको रिपेयर भी कर सकते हैं। Also in very less power applications, like if we take example of toys or hair dryers or vending machines, these are the applications where we use single phase induction motor in a very small size machine. Like if we take the power rating, so that can be upon 1 upon 400 kilowatt or 1 upon 25 किलोवाट और सो, तो समथिंग इतना पावर रेटिंग के लिए, जो बहुत ही स्मॉल लो पावर रेटिंग्स हैं। एग्जांपल के लिए हमने आपको बताया जो टॉयज एप्लीकेशंस हैं, हेयर ड्रायर्स हैं, वेंडिंग मशीन्स हैं, तो ये सारे एप्लीकेशंस में भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की यूज होता है, राइट? तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो सिंगल फेस मशीन्स को यूज करने से हमें मिल जाते हैं अगर हमारे पास लो पावर एप्लीकेशंस हैं। तो दैट इज वाई थ्री फेस मोटर्स को एक हाई पावर एप्लीकेशन तक ही हम कन्फाइन रखते हैं, जहां पर हमें हाई पावर एप्लीकेशंस की जरूरत हो। बट इन केस ऑफ लो पावर एप्लीकेशंस वी ओनली गो फॉर सिंगल फेस मोटर्स। एंड as we know, there are number of types of single phase motors. There are different type of single phase motors. Like first of all we have induction motor, that is single phase induction motor we have.
Second type of machine in single phase, we can have synchronous motor. Single phase synchronous motors are also there, right? And one more type of motor we have, commutator motors. Commutator motors. So these are the different types of motors and all are these single phase motors, right? तो सारी जो सिंगल फेस मशीन्स हैं सभी लो पावर एप्लीकेशंस के लिए ही यूज होती हैं, बट सिंस वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ओनली, सो हम जो भी डिस्कशन करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. So let's proceed ahead with single phase induction motor. तो अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में. प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर. ठीक है, तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटी सी चीज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. वो ये है कि जब भी हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर्स को चलाते हैं विद लाइट लोड, यानी कि उसको फुली लोडेड ना करते हुए लाइट लोड के साथ अगर हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर को रन करें और वर्किंग कंडीशन में ही जब मशीन रन कर रही हो अपने लाइट लोड कंडीशन में, तो उसमें से हम कोई भी एक फेज को वहां से डिस्कनेक्ट कर दें, राइट? एक फेज को वहां से हटा दें या डिस्कनेक्ट कर दें, तो एक ऐसी कंडीशन अराइज होती है कि मशीन एक सिंगल फेज ऑपरेशन में काम करने लग जाता है. यानी कि एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिल्कुल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही बिहेव करता है उस कंडीशन में जब आप एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर में से कोई एक फेज को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, राइट? दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंगल फेजिंग कंडीशन. इसको हम सिंगल फेजिंग कंडीशन कहते हैं, सिंगल फेजिंग कंडीशन और सिंगल फेज ऑपरेशन. ये तब अराइज होता है जब हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर में से कोई एक फेज को डिस्कनेक्ट कर दें या बाय मिस्टेक बाय चांस किसी फॉल्ट की वजह से कोई एक फेज डिस्कनेक्ट हो जाए, तो इन दैट केस मशीन रन्स लाइक ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद सम लाइटर लोड, राइट? फुली लोडेड पे नहीं चल पाएगा क्योंकि उसकी जो पावर है वो थ्री फेज के साथ ही है, लेकिन अगर किसी कारण से एक फेज चला गया है, डिस्कनेक्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में मशीन आपका लाइट लोड के साथ काम करेगा और उसका जो वर्किंग होगा दैट विल बी जस्ट लाइक द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड नॉट लाइक द थ्री फेज, राइट? So there are some constructional features also of single phase induction motor. अगर बात करें constructional feature की, तो single phase induction motor का जो construction है that is just look like three phase squirrel cage induction motor, right? यानी कि दोनों का physical appearance लगभग सेम होता है, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता दोनों टाइप की मशीन्स में, राइट? सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है दैट इज ऑफ स्क्वायरल केज इन नेचर, राइट? स्क्वायरल केज रोटर हमने देखा था जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर हम पढ़ रहे थे, तो स्क्वायरल केज के हमने कुछ वहां एडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे, जिसकी वजह से जो थे कुछ मैग्नेटिक लॉकिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं. जो स्टेटर और रोटर पोल्स सेम पोलैरिटी के अगर साथ में आ जाते हैं तो उस वजह से अपोजिट पोल्स अगर आमने सामने आ जाते हैं तो उस वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग हो सकती है. तो उस पर्पस को उन इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए स्क्वायरल केज टाइप ऑफ रोटर्स का यूज किया जाता है. साथ ही साथ एक और एडवांटेज हमने डिस्कस किया था कि एक टॉर्क की यूनिफॉर्मिटी बन जाती है, राइट? क्योंकि सारे कंडक्टर्स एक ही पोल के नीचे नहीं आते. जब ट्विस्टिंग होती है कंडक्टर्स की तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर कंडक्टर मल्टीपल पोल्स के अंडर में आके काम करता है. तो फॉर दैट पर्पस एक यूनिफॉर्म टॉर्क वहां से हमें मिल जाता है और एक जो हमिंग नॉइज मोटर प्रोड्यूस कर सकता था वो वहां पर हम अवॉइड कर देते हैं. तो ये सब एडवांटेजेस के साथ हम जो डिस्कशन कर चुके हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का, तो इन दैट केस यहाँ पर भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में भी जो रोटर है वो स्क्वायरल केज टाइप का ही है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि जो कंस्ट्रक्शनल अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो स्क्वायरल केज थ्री फेस इंडक्शन मोटर की तरह ही दिखाई देता है, right? Also there is the air some air gap in between stator and rotor. ठीक है, रोटर और स्टेटर में यहाँ पर भी एयर गैप है एंड देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन एट ऑल इन बिटवीन द सप्लाई एंड द रोटर. यानी कि जस्ट लाइक द थ्री फेस इंडक्शन मोटर और जस्ट लाइक द वी कैन से ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पे हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड होती है. थ्री फेस इंडक्शन मोटर में भी सेम चीज होती है और सिंगल फेस इंडक्शन में भी एग्जैक्टली सेम चीज पाई जाती है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन रोटर के ऊपर नहीं दिया जाता, राइट? और जो रोटर है उस पे कितने भी नंबर ऑफ पोल्स
वाउंड हो सकते हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में, कितने भी नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ पोल्स हो सकते हैं, लाइक वी कैन हैव 2 नंबर ऑफ पोल्स, 4 नंबर ऑफ पोल्स और 6 नंबर ऑफ पोल्स, राइट। तो ये सारी नंबर ऑफ पोल्स हम वहां प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ पोल्स वी कैन इजीली गेट द सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 120 F अपॉन P, राइट। ये हम देख चुके हैं कि इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर वर्क नहीं करता, बट just slightly less than the synchronous speed पर इंडक्शन मोटर काम करता है, right? That is why it is very much required to calculate the synchronous speed in case of the induction motor. So according to this number of pole or even number of poles, हम synchronous speed को calculate करके एक rough estimation लगा सकते हैं कि इंडक्शन मोटर कितने speed पर चलेगा. Here we see the diagram of single phase induction motor. This is the magnet we have. In between the magnet we have rotor. This is the rotor. Here we have rotor conductors. ठीक है. On these poles we will have stator winding, which is connected together in both the poles. And from these two terminals we provide the supply. ठीक है, single phase supply, right? तो ये है हमारा stator winding यहाँ पे, right? इसको अगर हम और क्लियर वे में रिप्रेजेंट करें तो इट लुक्स लाइक दिस. This is the rotor. These are the rotor conductors. Then we have stator winding in two parts. It looks like this. And here we have supply. This is the supply. So this is the stator winding again. And here also we have stator winding. ठीक है? This is the squirrel cage rotor. So unlike the three phase induction motor, single phase inductor motor self starting नहीं होता, right? थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमने डिस्कशन किया था कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, यानी कि वो अपने आप शुरू हो जाते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं जैसे हम सप्लाई को ऑन करते हैं, क्योंकि वहां पर एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जिसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है ऑलरेडी थ्री फेज इंडक्शन मोटर में. तो यहाँ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फील्ड डेवलप ना होने की वजह से ही सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते, राइट? क्योंकि स्टेटर पे जो वाइंडिंग लगी है वो सिंगल फेस स्टेटर वाइंडिंग है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है दैट पल्सेट्स इन नेचर, यानी कि वो पल्सेटिंग नेचर का होता है. पल्सेटिंग नेचर मतलब क्या होता है? पल्सेटिंग नेचर का मतलब होता है कि वो एक साइनसोइडल नेचर का है इस तरह से. तो इस पल्सेटिंग नेचर में होता क्या है कि ये एक पॉजिटिव हाफ है, ये एक नेगेटिव हाफ है. जब दोनों को आप कंबाइन करते हो तो जो एवरेज वैल्यू निकल कर आती है वो जीरो हो जाती है. तो उस जीरो वैल्यू की वजह से जो फील्ड है वो रोटेटिंग नहीं होता, वो स्टेशनरी फील्ड रह जाता है, जिसके कारण से एक मोमेंटम डेवलप नहीं हो पाता मशीन के अंदर, जिसके कारण से फील्ड रोटेट नहीं होता है, राइट? तो दीज ऑल आर द रीजंस जिस वजह से जो इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, वो रोटेट नहीं हो पाता अपने आप से. बट इसमें अगर आप रोटर को किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रोटेट कर दो, राइट? आपको क्या करना है, समहाउ कुछ एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल मींस की हेल्प से अगर हम रोटर को किसी भी एक डायरेक्शन में, नो मैटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, किसी भी एक डायरेक्शन में अगर हम मोटर को किसी एक्सटर्नल फोर्स या मींस की हेल्प से रोटेट कर पा रहे हैं, तो उसके कारण आपका जो मोटर है वो रोटेट करना शुरू कर देता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने उसको रोटेट किया है. दैट मींस बिकॉज ऑफ दिस पल्सेटिंग नेचर ऑफ फील्ड,
अपने आप रोटर रोटेट नहीं कर पाता, लेकिन अगर हम उसको किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेशन दे दें तो उसकी हेल्प से जो रोटर है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी कि जो फील्ड है, जिस डायरेक्शन में भी हम उसको बढ़ाएंगे, घुमाने की कोशिश करेंगे, उस साइड का फील्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा दूसरी साइड के फील्ड से, तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन मशीन का मिलने लग जाता है, राइट। तो वंस मशीन स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो वो उसी सेम डायरेक्शन में अपने आप को एक्सेलरेट करता है और उस स्पीड तक जाता है जहां पर वो लगभग सिंक्रोनस स्पीड तक रीच करता है। एग्जैक्टली वो सिंक्रोनस स्पीड पर नहीं जाएगा, स्लाइटली लेस देन सिंक्रोनस स्पीड रहेगा, बट इट विल स्टार्ट एंड कंटिन्यूज रोटेटिंग, जबकि स्टेटर पर सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई ही कनेक्टेड होती है, राइट। तो ऐसा हम जनरली कर सकते हैं छोटे मोटर्स में, लेकिन जब हमारे पास इस तरह के कुछ बड़े मशीन्स हो या कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हो जहां पर हम इस तरह का एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स ना दे पाए मोटर को रोटेट करने के लिए, तो इस तरह का मैकेनिज्म, मैकेनिकल फोर्स के थ्रू उसको घुमाने का मैकेनिज्म हम नहीं कर सकते हैं। तो वी मस्ट रिक्वायर सम टाइप ऑफ अरेंजमेंट कि जिससे हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स को मशीन से ही कनेक्ट कर दें और उस कनेक्शन के साथ ही मशीन ऑटोमेटिकली रन करना स्टार्ट कर दे। So in the diagram which we have shown here for single phase induction motor, in this diagram we can see stator winding is distributed in two parts. So stator winding is distributed stator winding here, right? Also we have squirrel cage in rotor, right? तो जब भी हम सिंगल फेज सप्लाई मशीन को कनेक्ट करते हैं तो मशीन रोटेट करना स्टार्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हमें इस रोटर को स्टार्ट करने के लिए वहां पर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगानी होगी। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहते हैं, क्योंकि वो रोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में आती है, राइट। जिसके हेल्प से मोटर अपनी जो स्पीड है उसको अटेन कर लेगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में जिसमें उसको रोटेट करना है हमें, राइट। तो इस तरह से हम मशीन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स का यूज करके। अब वो जो रोटर के साथ हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाते हैं वो बेसिकली मोटर को सिर्फ स्टार्ट करने के लिए काम में आता है। तो वहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं। वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स हियर, जिसमें हम उस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी वाइंडिंग को और स्टार्टिंग वाइंडिंग को हम ड्यूरिंग द स्टार्टिंग टाइम कनेक्ट करें या ड्यूरिंग रनिंग टाइम भी हम उसको कनेक्ट करके रखें। लाइक जब मशीन स्टार्ट हो जाए तो हम उसको डिस्कनेक्ट कर दें ताकि मशीन अपनी मेन स्टेटर वाइंडिंग के साथ ही रन करती रहे, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन आगे डिस्कशन करेंगे कि कितने अरेंजमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें हम इन सब मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। व्हाट आर द वेरियस वेज टू स्टार्ट ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ओके, सो द थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस्ड हियर कि जिसमें हमने बताया कि जो नेट फील्ड है इंडक्शन मोटर का वो जीरो हो जाता है, क्योंकि पल्सेटिंग नेचर का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मशीन के अंदर, उस बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इसको बोलते हैं हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें हैपन हो रही हैं मशीन के अंदर। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो कुछ इस तरह से है कि हम जो पल्सेटिंग फील्ड की बात कर रहे हैं कि पल्सेटिंग फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इंडक्शन मोटर में, तो ये थ्योरी कहती है कि जो पल्सेटिंग फील्ड है दैट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं और दोनों कंपोनेंट्स का जो एम्पलीट्यूड है दैट हैज टू बी सेम, मतलब एग्जैक्टली हाफ हाफ दो कंपोनेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और दोनों ही कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट हो रहे हैं। दैट इज व्हाई इसको हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी कहते हैं। इसमें दो फील्ड होते हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं और साथ ही साथ दोनों ही एग्जैक्टली सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। तो हम अभी इसको देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें काम कर रही हैं। So to prove this theory, हम एक साइनसोइडल ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल्स टू phi m cos ओमेगा t, ठीक है। जो
साइनसोइडल नेचर का फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज फाई इक्वल्स टू फाई एम कॉस ओमेगा टी। ये वो फ्लक्स है, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स है जो प्रोड्यूस हो रहा है मोटर के अंदर। नाउ दिस फ्लक्स शुड बी स्प्लिटेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट? दो इक्वल पार्ट्स में होना चाहिए, यानी कि वी मस्ट हैव फाई वन एज फाई एम अपॉन टू, ऑल्सो वी हैव फाई टू एज फाई एम अपॉन टू। दोनों ही फाई एम अपॉन टू है, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। साथ ही साथ दोनों ही सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट करेंगे, यानी कि जो स्पीड रोटेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इन वन डायरेक्शन एंड another flux will rotate into the opposite direction, right? तो यहाँ पर एक एक्सिस ले लेते हैं, एक हमारे पास x एक्सिस है, this is x axis and this is y axis. Let us say at some instant of time the phi 1 is here, this is phi 1 that is phi m upon 2 is rotating in anti-clockwise direction with angular frequency omega. Also we have phi 2, let us say phi 2 हमारा यहाँ कहीं लाई कर रहा है at some particular instant, this is phi 2 that is phi m upon 2 and this is rotating in opposite direction। जिसमें हमारा phi 1 रोटेट कर रहा था वो क्लॉकवाइज था, जिसमें phi 2 रोटेट हो रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रोटेट हो रहे हैं, राइट? तो यहां से हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को रिजॉल्व करके अगर देखें दोनों फ्लक्सेस का, तो हाउ वी विल कैलकुलेट द x कंपोनेंट फ्रॉम दिस डायग्राम। तो x कंपोनेंट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी फाई एम अपॉन टू कॉस ओमेगा टी, ये हो गया फाई एम अपॉन टू कॉस ओमेगा टी एंड ये भी हो गया फाई एम अपॉन टू कॉस ओमेगा टी, तो दिस इज कॉस ओमेगा टी, राइट? तो दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली अगर हम y कंपोनेंट कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y कंपोनेंट हियर, y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू फाई एम अपॉन टू साइन ओमेगा टी, ठीक है? फर्स्ट हमारा हो गया फाई एम अपॉन टू साइन ओमेगा टी और दूसरा हमारा हो जाएगा फाई एम अपॉन टू साइन ओमेगा टी, और जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव का होगा, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ फाई एम बाई टू साइन ओमेगा टी, तो नेट विल बी इक्वल्स टू 0। सो द रिजल्टेंट फ्लक्स from this theory we can have the resultant flux phi is equals to under root of phi x का स्क्वायर प्लस phi y का स्क्वायर, phi x हमारे पास है phi m cos ओमेगा t का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू phi m cos ओमेगा t, ठीक है? तो ये हमें अल्टीमेटली यहाँ से मिल गया है कि जब हम दोनों को रिजॉल्व करते हैं तो वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ phi m cos ओमेगा। So from this we have proved that कि एक alternating flux को हम दो rotating fields में स्प्लिट कर सकते हैं जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हों, ये हमने यहाँ से जस्ट प्रूव किया है। So जब दोनों वेक्टर एक फेस में होते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है दैट रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू फाई एम, राइट? ये हमारा फाई वन है, ये हमारा फाई टू है, दोनों ही जब सेम फेस में होंगे, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू फाई इक्वल्स टू फाई एम। और जब दोनों अपोजिट होंगे लाइक दिस इज फाई वन, दिस इज फाई टू, one is rotating in this side, another one is rotating in this side, तो we will have phi is equals to 0, ठीक है? जब दोनों एक ही लाइन पे होंगे तो रिजल्टेंट विल बी phi equals to phi m, और जब दोनों अपोजिट आ जाएंगे तो तब हमारे पास phi का वैल्यू 0 होगा। Now assuming the condition, इस पर्टिकुलर चीज को समझने के लिए हम एक कंडीशन लेते हैं जब हमारा रोटर स्टैंड स्टिल है, ठीक है? हमारा रोटर रुका हुआ है, तो हमने क्या किया, इंडक्शन मोटर को सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया, स्टेटर वाइंडिंग को सिंगल फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट किया। सिंगल फेज सप्लाई कनेक्ट होने के बाद मशीन के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग नेचर का फ्लक्स प्रोड्यूस होता है स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, जिनको हम दो रोटेटिंग फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका नाम है फाई वन एंड फाई टू। ये दो रोटेटिंग फ्लक्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रोटेट हो रहे हैं, ठीक है? जो रोटेशन है दोनों फ्लक्सेस का दैट इज द सिंक्रोनस स्पीड ns, जिससे ये रोटेट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि जो फाई वन है
उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और जो phi 2 है उसका रोटेशन क्लॉकवाइज है। जो दोनों का रोटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि दोनों अपोजिट हैं, जिसमें phi 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, phi 2 क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो phi 1 के कारण मशीन में एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी T1, राइट, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा, और phi 2 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा दैट विल बी T2 will be in clockwise direction, right? तो T1 phi 1 के थ्रू प्रोड्यूस हुआ, T2 phi 2 के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। क्योंकि दोनों ही फ्लक्स इक्वल और अपोजिट थे तो T1 और T2 भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। और जब आप नेट टॉर्क निकाल कर देखते हैं तो यू विल फाउंड दैट कि जो नेट टॉर्क होता है वो कितना होगा, दैट नेट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू 0, एंड बिकॉज ऑफ दिस नेट टॉर्क 0 मशीन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती, राइट। दिस इज द रीजन कि व्हाई इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज द फ्लक्स phi, जो नेट फ्लक्स है हमारा, दिस इज phi 1, दिस इज phi 2, दिस इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, राइट, ओमेगा टी ओमेगा टी। तो इन दोनों फ्लक्सेस की कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा दिखाई देता है, दिस इज द एक्सिस हियर। ठीक है, इस एक्सिस पर अगर हम दोनों फ्लक्सेस को देखें तो जो T1 फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया है। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम स्लिप ले रहे हैं, दिस इज स्लिप 0%, दिस इज स्लिप 100%, दिस इज स्लिप 200%। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज ऑफ स्लिप, राइट। तो जब हम 0% स्लिप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका जो टॉर्क है 0 से स्टार्ट होता है, बिकॉज it does not produce any self starting torque, and it goes like this. This is T1. Similarly T2 जो opposite direction में प्रोड्यूस होगा that will look like this. नीचे की तरफ को हम उसको बनाएंगे, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये है हमारा T2, तो दिस इज T1 बिकॉज ऑफ phi 1, दिस इज T2 बिकॉज ऑफ phi 2। दोनों का जब हम नेट करेंगे तो द नेट टॉर्क विल लुक लाइक दिस। It will pass through this 0 and here ये है नेट टॉर्क। सो हर एक रोटेटिंग फील्ड रोटर को अपनी खुद की डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता है। phi 1 मोटर को रोटर को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, phi 2 मशीन को अपनी डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है। ठीक है, तो एक ऐसे पॉइंट पे जहां पर 0% स्लिप है, राइट, अगर एक फील्ड के लिए यहाँ 0% स्लिप है तो दूसरे फील्ड के लिए यहाँ पर 200% स्लिप होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट यहाँ क्रिएट हो रहे हैं। तो फॉर दिस when we have 0% slip here, so for this second one we have 200% slip. Here we have, if 200% slip for the first one, here we have 0% slip for the second one. ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। एंड द 100% स्लिप इज कॉमन फॉर बोथ दीज टू। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो 100% स्लिप है, दिस विल बी द पॉइंट विच इज कॉमन फॉर बोथ द फ्लक्सेस। नाउ लेट अस टेक द कंडीशन कि रोटर हैज स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, सेकंड कंडीशन है हमारी। फर्स्ट कंडीशन थी रोटर स्टैंड स्टिल, नाउ द सेकंड कंडीशन इज रोटर रनिंग। ठीक है, रोटर रनिंग की कंडीशन में हमने एज्यूम किया है कि रोटर
रोटेट करना स्टार्ट कर चुका है विद द हेल्प ऑफ सम स्टार्टिंग वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, राइट, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट हो रहा है, राइट। नाउ जो फ्लक्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, लेट अस कॉल इट फॉरवर्ड फ्लक्स, फाई एफ, ठीक है। हमने क्या किया, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स रोटेट हो रहा है उसको हमने ले लिया फॉरवर्ड फ्लक्स, राइट, और जो दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दिया है बैकवर्ड फ्लक्स, फाई बी। तो ये जो दो फ्लक्सेस हो गए हमारे, क्योंकि हमने मशीन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन माना है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सो जो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन ली जाएगी वो इसके सपोर्ट में होगी और जो भी बैकवर्ड ली जाएगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो जो स्लिप होगी, यानी कि जो फॉरवर्ड स्लिप होगी विद रेस्पेक्ट टू द सेकंड वन, फॉरवर्ड स्लिप, let us call it SF. What will be the value of SF here? This will be equals to NS minus NR upon NS. This is the usual value of the slip is equals to S. ठीक है, चूंकि सिंक्रोनस स्पीड हमारी है, रोटर को हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो दिस इज NS minus NR upon NS. Similarly, if we calculate the backward slip SB, तो बैकवर्ड स्लिप कैलकुलेट करने के लिए वी हैव सिंक्रोनस स्पीड, देन दिस रोटर स्पीड विल बी ट्रीटेड एज द नेगेटिव स्पीड ऑफ द सेकंड वन, राइट। अगर आप बैकवर्ड स्लिप को देखेंगे विच इज विद रिस्पेक्ट टू दिस बैकवर्ड फ्लक्स, तो उसके लिए जो रोटर की स्पीड है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, मानी कि अगर आप उसको अपोजिट लेंगे यानी कि माइनस की वैल्यू लेंगे तो उसके लिए वो सेम डायरेक्शन में आएगी, तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू NS माइनस ऑफ माइनस NR अपॉन NS, तो ये आपको मिल जाता है NS प्लस NR अपॉन NS, ठीक है। ये वैल्यू हमें यहां पर मिलती है। इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें NS को एक को ऐड कर देते हैं, एक को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिलेगा NS प्लस NS माइनस NS माइनस NR अपॉन NS, दैट इज ट्वाइस ऑफ NS माइनस NS, this was plus NR अपॉन NS, ठीक है, ये हमें मिलता है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वी विल गेट ट्वाइस ऑफ NS माइनस NS माइनस, यहां से माइनस कॉमन लिया, वी विल गेट NS माइनस NR अपॉन NS, NS से NS कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2 माइनस ऑफ NS माइनस NR अपॉन NS क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू S, तो ये हमें क्या मिल गया, बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल्स टू 2 माइनस S, यहां से ये वैल्यू हमें यहां से मिलती है। सो फॉर द फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स हमें जो स्लिप मिली है दैट इज इक्वल्स टू S, जो कि यूनिटी से कम होगी बिकॉज मोटर इज नॉट रनिंग एट स्लिप इज इक्वल्स टू 1, एंड फॉर द बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल्स टू 2 माइनस S, सिंस S इज लेस देन 1 दैट इज व्हाई SB विल बिकम इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1, राइट, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा हो। And for single phase induction motor, torque developed with the value of slip less than 1 is more than the torque developed with the value of slip more than 1, यानी कि फॉरवर्ड स्लिप से जो टॉर्क डेवलप होगा that will be more than the torque developed by the backward slip, that is why motor continues rotating in the direction of this forward slip, that is in the clockwise direction. वहीं अगर हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो इन दैट केस हमें बैकवर्ड स्लिप का वैल्यू लेस देन 1 मिलता, फॉरवर्ड स्लिप का वैल्यू 2 माइनस S मिलता, यानी कि ये दोनों इंटरचेंज हो जाते। इन दैट केस दिस विल बिकम फॉरवर्ड एंड दिस विल बिकम बैकवर्ड। इट मींस whatever the direction of rotation of motor is, we will always obtain the forward slip is equals to S and backward slip SB is equals to 2 minus S. So the motor continues to rotate in the direction it is started. So with this entire discussion we have concluded two very important points. One is कि there is no torque produced in case of सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। जब मशीन स्टैंड स्टिल पे होती है तो मोटर का एवरेज टॉर्क हमेशा 0 होता है, जिसकी वजह से मोटर रन नहीं कर पाती, बिकॉज टॉर्क डेवलप्ड बाय फॉरवर्ड फील्ड एंड बैकवर्ड फील्ड बोथ कैंसिल ईच अदर एंड द मोटर डज नॉट रोटेट, दैट इज व्हाई
induction motor is not self starting. Second point, we have concluded that कि whenever we start rotor rotating in any initial rotation, किसी भी डायरेक्शन में रोटर को अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, तो एवरेज टॉर्क डेवलप हो जाता है सेम उसी डायरेक्शन में। जो अभी तक जीरो था उसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलनी शुरू हो जाती है जैसे ही मशीन किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाए। दैट इज व्हाई मोटर विल कंटिन्यूज टू एक्सेलरेट इन द सेम डायरेक्शन। उसी डायरेक्शन में मोटर एक्सेलरेट करती जाती है और अपनी फाइनल स्पीड को अटेन करती है। ठीक है, तो इस वीडियो से हमने जो कंक्लूजन निकाले हैं, जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, व्हाई वी यूज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, what is the working principle of single phase induction motor and the theory involved in the working of this single phase induction motor. We have explained it using the double field revolving theory and proved it. साथ ही साथ हमने इसको प्रूव भी किया है। उसके बाद हमने फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप की हेल्प से और इस डायग्राम की हेल्प से ये भी दिखाया कि जिस भी डायरेक्शन में मशीन रोटेट होगी सेम उसी डायरेक्शन में हमारा फॉरवर्ड फील्ड होगा, उसी डायरेक्शन में रोटेशन होगा और उसी डायरेक्शन में एवरेज टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल come up with the different types of single phase induction motor, जिसको हम various starting methods of single phase induction motor भी कहते हैं, right? So till then, thank you so much for watching this video. Watch this video carefully, listen it, understand it, and if you feel any doubt, you face any doubt, you have any difficulty, you can ask, right? So thank you so much. Thank you.